आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन। मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने कंडीशन फेवरिंग टू ओपन कास्ट माइनिंग मेथड्स को देखा, जिसमें हमने बारीकी ढंग से आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं जिसके कारण हम लोग ओपन कास्ट माइंस को ओपन करते हैं। तो ये चीज़ों का डिस्कशन तो हमने उस वीडियो में ऑलरेडी कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ओपन कास्ट माइनिंग मेथड्स को अपनाने के लिए इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो इनको हम लोग बारीकी ढंग से आज समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, मेक श्योर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि माइनिंग का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। हो सकता है यह वीडियो कुछ लंबा बने, तो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। और किसी भी तरह का डाउट्स होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ ओपन कास्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका वेंटिलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ओपन कास्ट माइंस वो आसमान की ओर खुला होता है, तो आसमान की ओर खुला होने के कारण हमारे जो सराउंडिंग्स में जितने भी एयर्स हैं वो हमें प्रॉपर अमाउंट में तो हमें मिलेंगे। तो वैसे कंडीशन में हमें तो वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो ओपन कास्ट माइंस में है वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे चारों ओर जो एयर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे जीवन जीने के लिए तो सफिशिएंट अमाउंट में हमें ऑक्सीजन और विभिन्न गैसों को प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वेंटिलेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है आपका नो रूफ कंट्रोल और सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस में क्या होता है कि हमें सपोर्ट देना होता है, जो रूफ है उसको सपोर्ट देना होता है। यहाँ पे ना ही हमें कोई रूफ का झंझट है, ना ही उसका कोई कंट्रोल या फिर सपोर्ट देने का झंझट है। यदि यहाँ पे कोई रूफ रहेगा तभी ना आप सपोर्ट दीजिएगा। यहाँ पे ओपन कास्ट माइंस में वो तो खुला हुआ है, उसमें कोई कहाँ पे आप सपोर्ट दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड पॉइंट है नो रूफ कंट्रोल और सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, तो यह यहाँ पे आपका एडवांटेज होता है ओपन कास्ट माइंस का। थर्ड पॉइंट है आपका हायर प्रोडक्टिविटी। दोस्तों ओपन कास्ट माइंस का जब ओपनिंग होता है तो वो इनिशियल स्टेज से ही कोयला का प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। वहीं बात करें अंडरग्राउंड माइंस का तो वो फर्स्ट स्टेज में तो आपको लगभग 20 से 30% के अमाउंट में कोयला का उत्पादन देता है। जब आप डिप्लेयरिंग कर लेते हैं तो उस टाइम वहाँ पर जो परसेंटेज है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल वो ज़्यादा होता है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एडवांटेज ओपन कास्ट का, तो यहाँ पे आपका जो अंडरग्राउंड माइंस से एज कंपेरिजन करें तो ओपन कास्ट माइंस हमें हायर प्रोडक्टिविटी देती है। यहाँ पे हमें कोयला तक पहुँचने के लिए या फिर आप कोयला का एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोई भी अनप्रोडक्टिव वर्क नहीं करना पड़ता है। वहीं बात करें अंडरग्राउंड माइंस में तो वहाँ पे हमें शाफ्ट सिंकिंग तैयार करना पड़ता है, जिसके द्वारा हम लोग इंक्लाइन रोडवे डेवलप करते हैं, तभी जाके हम लोग कोयला के सीम तक पहुँचते हैं। तो ये सभी हमें अनप्रोडक्टिव वर्क करना पड़ता है, तब जाके हम लोग को कोयला मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें ओपन कास्ट माइंस में तो ओवरबर्डन को हम लोग को जैसे ही रिमूव आउट करते हैं तो वहाँ से हमें कोयला मिलना शुरू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका सुपरविज़न इज़ ईजी। जैसा कि हम लोग जानते हैं ओपन कास्ट माइंस में बहुत ज़्यादा वर्क पर्सन ये सभी इंगेज्ड होते हैं, तो उनके कामों को कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं उसको हमको देख रेख करना पड़ता है। सुपरविज़न का मतलब ये होता है कि देख रेख। तो यहाँ पे ओपन कास्ट माइंस में ये जो सुपरविज़न है वो इजी होता है। वहीं बात करें अंडरग्राउंड माइंस में तो कई डिस्ट्रिक्ट में कामें चलती है एक साथ, तो वैसे कंडीशन में हम लोग सुपरविज़न अच्छी तरीक़ा से नहीं कर पाते। एक आदमी अगर बोलिएगा कि सुपरविज़न कर ले अंडरग्राउंड माइंस में तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए वहाँ पे आप जब भी देखेंगे कि 2-3 माइनिंग सरदार सुपरविज़न करते हैं एक साथ,
क्योंकि वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग काम होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सुपरविज़न इजी नहीं होता अंडरग्राउंड माइंस में। और वहीं बात करें हमारा ओपन कास्ट माइंस में, तो यहाँ पे सुपरविज़न इजी होता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका नो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन और फायर डैम्स। जैसा कि हमें मालूम है कि हम लोग ओपन कास्ट माइंस में भरपूर मात्रा में हमें ऑक्सीजन और जितने भी हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में एयर प्रेजेंट होते हैं वो हमें भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में वैसा नहीं है। वहाँ पे हमें वेंटिलेशन करना पड़ता है और जो भी टॉक्सिक गैसेस होता है उसको हम लोग वेंटिलेशन के द्वारा बाहर सरफेस में मिला देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ओपन कास्ट माइंस में वैसा कभी कंडीशन बना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टॉक्सिक गैसेस मान लीजिए बने भी हैं तो वो ऑटोमेटिक सरफेस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो रिस्क है ऑफ एक्सप्लोजन और फायर डैम्स ये सभी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेस रेगुलेशन आर टू बी फॉलोड। इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है जो ओपन कास्ट माइंस से रिलेटेड है। इसमें कुछ ही 2-4 को रेगुलेशन है जो ओपन कास्ट माइंस से रिलेटेड है और उन्हीं को हमें फॉलो या फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ओपन कास्ट माइंस में। तो कौन कौन से रेगुलेशन है तो मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलेशन नंबर 105 जिसमें आपका मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में चर्चा किया गया है। रेगुलेशन 106 जिसमें आपका मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग का चर्चा किया गया है। रेगुलेशन नंबर 107 फॉर रिक्लेमिनेशन रेगुलेशन नंबर 108 जिसमें आपका स्पॉयल बैंक एंड डंप्स के बारे में चर्चा किया गया है। वहीं आपका रेगुलेशन नंबर 109 में ट्रांसपोर्ट रूल के बारे में बताया गया है। वहीं आपका एक और है रेगुलेशन नंबर 110 जिसमें आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस है। ये सभी रेगुलेशन है, इसी को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है ओपन कास्ट माइंस में। 7 पॉइंट है आपका फीमेल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन ओपन कास्ट माइंस। जैसे कि हम लोग माइंस एक्ट के बारे में बात करें तो माइंस एक्ट हमें अंडरग्राउंड माइंस में जो फीमेल वर्कर्स है उसको परमिट नहीं करता है वर्क करने से। और वहीं बात करें आपका ओपन कास्ट माइंस में तो जो माइंस एक्ट है वो वहाँ पे बोलता है कि आप फीमेल वर्कर को चाहें तो आप काम में लगा सकते हैं। 8 पॉइंट है आपका ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेटर इज़ ईजी। यहाँ पे किसी भी तरह का जो ऑपरेटर है उसे इजीली ट्रेनिंग दिया जा सकता है अंडर द माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। कुछ वर्कर्स को रिफ्रेशर ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है जिसे कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर ऑफिशियल इजीली यहाँ पे ओपन कास्ट माइंस में उसे ट्रेनिंग दे देते हैं। तो ये एडवांटेज है आपका ओपन कास्ट माइंस का। अब बात करते हैं 9वां में, तो आपका प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज एज पर डिमांड। ओपन कास्ट माइंस में ये बेनिफिट होता है कि पब्लिक के डिमांड के अनुसार हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन बात करें अंडरग्राउंड माइंस में तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जितना मात्रा में पहले दिया जाता था प्रोडक्शन उतना ही मात्रा में आगे भी दिया जाएगा, यानी कि उसमें आप लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बात हुआ ओपन कास्ट माइंस में तो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज पर द डिमांड। 10th पॉइंट है आपका लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन इज़ पॉसिबल। यानी कि यहाँ पे ओपन कास्ट माइंस में बहुत हेवी मशीन्स के द्वारा काम होता है और इन्हीं मशीनों के कारण हम लोग जो प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट देते हैं। और यहाँ पे ये सभी मशीनों को चलाना इजी होता है एज कंपैरिजन टू द अंडरग्राउंड माइंस। That's why it is the advantage of open cast mines। 11th पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एट हाई वोल्टेज इज पॉसिबल। दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम लोग करते हैं वो हाई वोल्टेज पे पॉसिबल है, लेकिन यहीं बात करें ओपन कास्ट माइंस में तो वहाँ पे मीथेन का एक्सप्लोजन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, कोल डस्ट का। इसलिए वहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं करते हैं, वहाँ पे मिनिमम वोल्टेज पे हम लोग सप्लाई करते हैं। हम लोग बाद में इन कितने अमाउंट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, कितने वोल्टेज को, ये सभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं 12 पॉइंट में आपका विथ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम वी कैन ईजिली डेल्ट विथ। अब इसके बारे में समझते हैं। जियोलॉजिकल प्रॉब्लम में आपका फॉल्ट हो गया, ये सभी आपका जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं।
तो ओपन कास्ट माइंस में यदि कोई भी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें मिल भी जाता है तो हम लोग उससे अच्छा तरीक़ा से काम करके उससे हम लोग हटा देते हैं। 13 नंबर पॉइंट है आपका ग्रेटर सेफ्टी कैन बी मेंटेन। हम लोग यहाँ पे अच्छा तरीक़ा से सेफ्टी को मेंटेन कर पाते हैं। वहीं बात करें अंडरग्राउंड माइंस में तो सेफ्टी को अच्छा तरीक़ा से मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 14 नंबर पॉइंट है आपका बेटर वर्किंग कंडीशन। जैसा कि हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में काम करते हैं तो यहाँ पे वर्किंग जो कंडीशन है वो भी अच्छा होता है एज़ कंपेरिजन टू द अंडरग्राउंड माइंस। 15 है आपका प्लानिंग इज ईजी। किसी भी काम को करने से पहले एक प्लान को बनाया जाता है, उस प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे ओपन कास्ट माइंस में वो पॉसिबल है और इजी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्लानिंग इज़ इजी इन द ओपन कास्ट। 16 नंबर पॉइंट है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ माइनिंग लोअर ग्रेड ऑफ कोल सीम इकोनॉमिकली। यदि हमें लोअर ग्रेड के कोल मिल भी जाते हैं तो उसे हम लोग फर्दर वाशरी प्लांट में भेज करके कोयला का कार्बन परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है और ऐसा बढ़ाने के बाद वो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो जाता है और उसे हम लोग अच्छे दाम में बेच सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओपन कास्ट माइंस को चलाने के लिए हमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। ये सभी बातें हो गई आपकी एडवांटेज ऑफ ओपन कास्ट माइंस। आशा करते हैं कि जिन जिन पॉइंट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो सभी पॉइंट्स आपको इजीली समझ में आया होगा। अब चलिए अपने देखते हैं लास्ट टॉपिक को, जो है आपका डिसएडवांटेज ऑफ ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस के बहुत अधिक एडवांटेज होने के बावजूद भी इसके कई डिसएडवांटेज हैं। जैसा कि आपका पहला है एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर में आपका ओपन कास्ट माइंस बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्स इफेक्ट डालता है। जैसे कि आपका पोल्यूशन, जिस भी जगह पे ओपन कास्ट माइंस होता है तो उस जगह उस एरिया को आप देखिएगा और जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डस्ट और पोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो वो सभी जो पोल्यूशन और डस्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट को एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होता है। उससे यदि हम लोग इनहेल कर लेंगे तो कुछ दिन में हमें अस्थमा बीमारी यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो सभी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है ओपन कास्ट माइंस का। सेकेंड पॉइंट है आपका एग्रीकल्चर लैंड इज़ डैमेज्ड एंड ऑल्सो द फॉरेस्ट एरिया इज़ डैमेज। दोस्तों, जब भी ओपन कास्ट माइंस का जिस भी प्लेस में ओपनिंग होता है तो उस प्लेस में यदि वहाँ पे पहले एग्रीकल्चर या फिर कोई भी फॉरेस्ट एरिया था तो उसको हम लोग को हटाना होता है, तभी जाके हम लोग फर्दर ओपन कास्ट माइंस का निर्माण कर पाते हैं। तो वैसे कंडीशन में जो भी फॉरेस्ट था तो वहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट वो बैलेंस था। यदि आप फॉरेस्ट को हटा देंगे तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स है, जो फ्लोरा और फाउना है, वो सभी इफ़ेक्ट हो जाता है, जिस कारण से ये डिसएडवांटेज है ओपन कास्ट माइंस का। यानी कि एग्रीकल्चर लैंड जिस पे खेती हो रहा था वो भी पूरा तरीक़ा से डैमेज हो जाता है और जो भी आपका फॉरेस्ट एरिया था वो भी आपका डैमेज हो जाता है। ये सभी आपका डिसएडवांटेज है। थर्ड में है आपका हायर रिक्लेमेशन कॉस्ट। यानी कि जब भी हम लोग पूरा तरीक़ा से उस ओपन कास्ट माइंस में जितने भी कोयला था उसको निकाल लेने के बाद जो गड्ढा वहाँ पे फॉर्म हुआ है उस गड्ढा को हमको फिल करना होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भाषा में रिक्लेमेशन कहते हैं। तो रिक्लेमेशन में जो भी कॉस्ट आता है वो बहुत हेवी अमाउंट में आता है, क्योंकि हम लोग को जो भी ओवरबर्डन हम लोग पहले निकाला था उस ओवरबर्डन को फिर से हमें उस गड्ढा में फिल करना पड़ता है, तो उसका खर्चा भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये थी आपका थर्ड पॉइंट जो है हायर रिक्लेमेशन कॉस्ट। फोर्थ में है आपका डेंजर ऑफ इन रश ऑफ वाटर एक्वाफायर जोन्स। दोस्तों, ओपन कास्ट माइंस के यदि आसपास में कोई भी रिवर, पॉन्ड ये सभी होंगे तो जाहिर सी बात है जो पानी है वहाँ का वो ओपन कास्ट माइंस के अंदर में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो यह एक डेंजर है ऑफ इनरस ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी है उसका माइंस के अंदर में घुसना, ये सभी डेंजरस है। तो डेंजरस होने के कारण यह भी आपका डिसएडवांटेज में आता है। फिफ्थ में है आपका हैंडलिंग ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ अनप्रोडक्टिविटी मटेरियल्स।
अनप्रोडक्टिव मटेरियल्स का मतलब होता है वैसे मटेरियल्स जो हमारे लिए यूज़ में नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिव वर्क को करने के लिए हमें इन अनप्रोडक्टिव मटेरियल्स को हटाना पड़ता है। जैसा कि आपका एग्जांपल आ जाता है ओवरबर्डन। ओवरबर्डन आपका एक अनप्रोडक्टिव मटेरियल्स है, इसे हमें रिमूव आउट करना पड़ता है, तभी जाके हमें प्रोडक्टिव मटेरियल्स मिलता है। तो ये सभी जो हैं अनप्रोडक्टिव मटेरियल्स, उसको हमको डील करना पड़ता है इसके साथ। तो उसमें डील करने के लिए हमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। आप ही देख लें कि वो पहला कंडीशन हम लोग क्या किए कि ओवरबर्डन्स को निकालने में जो खर्चा आया, फिर जब हमने मिनरल्स और कोर को जब एक्सट्रैक्ट कर लिया तो जो गड्ढा बना उसको फिर से हमें ओवरबर्डन से भरना है, तो उसमें भी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो ये सभी थे आपका डिसएडवांटेज। 6 पॉइंट है आपका हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि शुरुआती दौर में बहुत अधिक मात्रा में हमें खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं ओपन कास्ट माइंस में बहुत हैवी मशीन चलते हैं जिसका करोड़ों में दाम होता है। तो इसी कंडीशन में इसमें हमें हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है। 7 पॉइंट है आपका एक्सपोज्योर टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे हमने देखा कि क्लाइमेट के ऊपर में यह बहुत ही अधिक मात्रा में हमें इफेक्ट डालती है, जैसा कि पोल्यूशन। तो ये सभी थे आपके क्लाइमेटिक कंडीशन। 8 नंबर पॉइंट है वो है आपका रेसिडेंशियल एरिया एंड मार्केट प्लेस गेट्स डिस्ट्रॉयड। माइंस के आसपास में जो भी रेसिडेंशियल एरिया है या फिर मार्केट प्लेस है वो पूरे तरीक़ा से डिस्ट्रॉय बर्बाद हो जाता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि माइंस के आसपास में जितने भी इलाके आप जब उसे विज़िट कीजिएगा तो आप देखिएगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। वो पोल्यूशन के कारण वहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरिया वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ना ही आपका कोई भी मार्केट प्लेस सर्वाइव कर पाएगा। तो ये सभी थे आपके डिसएडवांटेज ऑफ ओपन कास्ट माइंस। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो सच में नॉलेजेबल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस